Hello students, once again I am before you to explain some part of logical reasoning and data interpretation. है ना, थोड़ा सा टेंशन वो भी हो रहा होगा, एलआर में क्या आएगा, डीआई में क्या आएगा. टेंशन मत लो फ्रेंड्स, बिल्कुल मत लो, क्योंकि बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आपने किया एग्जैक्टली वो तो रिपीट होना नहीं है, बहुत कम चांस रहता है उसका. जो आपने किया है क्वेश्चन वो जब आना ही नहीं है तो फिर टेंशन किस चीज़ का. तो स्ट्रेस मत लो, केवल प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस. हम वो इसीलिए करते हैं कि हम किसी नए क्वेश्चन को फेस कर सकें, या उस टाइप का और कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो उसको फेस कर सकें. राइट फ्रेंड्स, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन की अपन बात करते हैं. सपोज करिए एक ये बॉक्स है, एक ये सेकंड वाला बॉक्स है और एक ये थर्ड वाला बॉक्स है. इसके अंदर ढेर सारी बॉल्स रखी हुई है, इसके अंदर भी ढेर सारी बॉल्स रखी हुई है, इसके अंदर भी ढेर सारी बॉल्स रखी हुई है. इज दैट क्लियर? इस बॉक्स के ऊपर लिखा है रेड बॉल्स, इस पे लिखा है ब्लैक बॉल्स और इस पे लिखा रेड एंड ब्लैक दोनों मिक्स. अब क्वेश्चन यह है कि इन तीनों बॉक्स के ऊपर जो लिखा है उसके अंदर वो नहीं है, सब गलत है ये, पर है ये तीनों ही. आपस में इंटरचेंज किसी ने कर दिया है. आपको कितनी बॉल कम से कम निकाल के पता कर पाओगे कि किस बॉक्स के अंदर कौन से कलर की बॉल्स है. कम से कम कितनी बॉल निकाल करके पता कर पाएंगे कि किस बॉक्स में कौन सी वाली बॉल्स है. इज दैट क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर? अब इसका फंडा मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो मिक्स वाली जिस पे लिखा है उसमें से एक बॉल निकालते हैं. अब जिसमें मिक्स लिखा उसमें मिक्स तो नहीं होगी दोनों, क्योंकि मैंने ये पहले ही बोल दिया कि जिसमें जो लिखा है वो नहीं है अंदर. सपोज करो हमको रेड बॉल मिली, तो इसका मतलब पक्का हो गया कि इस बॉक्स के ऊपर रेड बॉल है. तो इसके ऊपर से अपन ये जो बैनर है हटा देंगे रेड एंड ब्लैक का, इसको अलग कर दो बाहर. और इस पे जो सही वाला है वो यहाँ, आर जो गलत है वो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा. अब ये करेक्ट वाला है ना. अब इसके अंदर रेड बॉल पक्का हो गया. अच्छा, यहाँ ब्लैक लिखा है, मतलब इसमें ब्लैक बॉल तो नहीं है. जिस पे ब्लैक लिखा उसमें ब्लैक नहीं है, तो फिर ब्लैक किस में है? इसमें भी नहीं, क्योंकि इसमें तो रेड है. तो बचा कौन? ये. तो इसमें ये ब्लैक आ गया, तो यहाँ से ब्लैक मेरा हट जाएगा और अब ये जो बचा था रेड एंड ब्लैक वो यहाँ पर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? सो ओनली वन बॉल इज द आंसर. केवल एक बॉल निकालेंगे इसमें से और हम पता कर लेंगे कौन से बॉक्स में कौन सी वाली बॉल है. इज दैट क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रीजनिंग का. देर आर 10 बैग्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर बैग्स के अंदर कॉइन्स हैं 10-10 ग्राम के, ढेर सारे, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम. बस एक कोई बैग है, पता नहीं कौन सा, जिसमें 11 ग्राम के कॉइन्स है. और आपके पास एक वेइंग मशीन है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके ऊपर आप कॉइन रख देंगे तो वो स्क्रीन पे आपको दिखा देगी वेट कितना है. तो उस पे वेइंग का जो मेजर है स्क्रीन, उस मशीन को कितनी बार यूज करके आप पता कर सकते हो कि कौन से वाले बैग के अंदर 11 ग्राम के कॉइन्स है. दिस इज माई क्वेश्चन. इज द क्वेश्चन क्लियर? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूछता तो कोई भी आंसर दे देता कि 9 में तो पता चल ही जाएगा, है ना, कि पहले वाले से कॉइन रखा तो वो यदि 10 का आ गया मतलब बाकी में ही है 11 ग्राम का. दूसरे में, तीसरे में, ऐसे 9 टाइम्स में भी नहीं पता चले तो फिर तो पता चल ही जाएगा बचे हुए में 11 ग्राम का. था. आई एम नॉट आस्किंग द ग्रेटेस्ट, वो तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन इतना आसान. मिनिमम कितने मेजर में हम पता कर सकते हैं, इसका आंसर देखिएगा. सपोज करिए इस पहले बैग से मैं एक कॉइन निकालता हूँ, दूसरे से 2 कॉइन निकालता हूँ, तीसरे से 3 निकालता हूँ, चौथे से 4 5 6 7 8 9 और 10वें बैग से 10 कॉइन निकालता हूँ. और ये सारे के सारे कॉइन में इस स्क्रीन पे रख देता हूँ. सपोज करिए सारे 10 ग्राम के कॉइन है. मान लो कोई भी बैग में 11 ग्राम का कॉइन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? ये एक बैग, एक कॉइन है तो 10 ग्राम हो गए, ये 2 कॉइन है तो 20 ग्राम हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, ये 60 ग्राम हो गया, 70 हो गया, ऐसा. अब इन सब का सम कर लो कितना ग्राम आ रहा है. 1 से 10 तक का टोटल तो मुझे पता है, तो एक जीरो ही तो सब में लगी है. और 1 से 10 तक का टोटल होता है 55, तो एक जीरो और लगा दूं तो मतलब 550 ग्राम वेट आना चाहिए यहाँ स्क्रीन पे.
यदि सब में 10-10 ग्राम के कॉइन हैं तो। इज दैट क्लियर? अब सपोज करिए ये जो तीसरा वाला बैग है, इससे अपन ने 3 कॉइन लिए थे और वो 30 ग्राम के थे। यदि वो 11 ग्राम वाला होता, ये वाला बैग जिसमें 11 ग्राम के कॉइन है, तो वो 3 कॉइन होते 33 के। तो यहाँ मेरा 3 आता, तो यहाँ 3 आता, तो टोटल में मेरा यहाँ 3 आता, यस नो। और चौथा बैग में यदि होता तो यहाँ 4 आता है, इसका मतलब यहाँ 3 आ रहा है, मतलब वो तीसरे बैग में ऐसा है 11 ग्राम के कॉइन। यहाँ 4 आ रहा है, मतलब वो चौथे बैग में। यहाँ 5 आ रहा है, मतलब 5th बैग में। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से अपन इस चीज को मैनेज कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस गाइज, एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। नंबर्स का यूज भी करेंगे हम, रीजनिंग भी लगेगी, दैट इज न्यूमेरिकल रीजनिंग हम इसको बोल सकते हैं हम। ABCD एक 4 डिजिट नंबर है गाइज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो हमें ये एक नंबर मिलता है जिसके डिजिट जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, D, C, B और A। इज दैट क्लियर? नाउ अब अपन पहले सोचते हैं कि A का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है। इफ आई से कि A का वैल्यू 9 हो सकता है क्या? यदि मैं 9 इसको लेता हूं तो ये 9000 से बड़ा नंबर है, उसको 4 से इंटू करेंगे तो 36000 से बड़ा नंबर आएगा जो कि 5 डिजिट का होगा। ये तो मेरा 4 ही डिजिट का नंबर है, इसका मतलब A मेरा 9 तो नहीं हो सकता। 8 हो सकता है क्या? 8000 समथिंग समथिंग 4 जा 32000 नहीं हो सकता। सेम लॉजिक से 7 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 5 गया, 4 गया, 3 गया, 3 4 जा 12000 वो भी गया, 2 वो भी गया, 2000 नहीं, 2 तो हो सकता है ना। 2000 समथिंग को 4 से करें तो 4 डिजिट का नंबर आ सकता है। तो A का वैल्यू या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब A का वैल्यू सपोज करिए 1 है, अपन एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। इसका मतलब 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आना चाहिए। और 4 की टेबल देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, देन 16 20। यहाँ यूनिट डिजिट 1 तो कभी आता ही नहीं है 4 के टेबल में। इसका मतलब A का वैल्यू मेरा 1 भी नहीं हो सकता। तो पक्का हो गया A का वैल्यू, बचा ही कौन फिर? 2। तो मेरा A का वैल्यू आ गया गाइस 2। तो फिर ये भी A है तो ये मेरा 2 हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए अब 4 कितने जा करने पे यहाँ 2 आएगा? यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। 4 3 जा करता हूँ तो भी 2 आता है 12 का, और 4 8 जा करता हूँ तो भी यहाँ पर 32 का 12 आएगा। इज दैट क्लियर? अब सपोज करता हूँ मैं D का वैल्यू 3 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वाला D भी 3 होगा। यदि ये D 3 होगा तो 3000 समथिंग समथिंग बनेगा ये। अब 2000 समथिंग समथिंग को 4 से इंटू करेंगे तो क्या सिर्फ 3000 समथिंग समथिंग आएगा क्या? नहीं, ये तो गलत लग रहा है। इसका मतलब D का वैल्यू 3 भी नहीं है। तो बचा क्या मेरा? 8। पक्का हो गया मेरा D का वैल्यू 8 है गाइस। तो यहाँ भी मेरा 8 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब A पता चल गया, D पता चल गया, अब बचे कौन? B और C। अब देखो 4 8 जा 32 का 2, तो यहाँ कैरी ओवर कितना आएगा? 3, है ना। चलिए अगला लॉजिक अपन लगाते हैं कि अब ये B और C क्या हो सकते हैं। लॉजिकली अपन सोचो, यदि मैं ऐसा सोचता हूँ कि B का नंबर, B कोई बहुत बड़ा नंबर है, सपोज 2 के साथ 9 आ रहा है, 2900 समथिंग समथिंग है, तो 2900 का 4 टाइम्स मैं करता हूँ तो मेरे को मिलेगा, ये तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, है ना। इसका मतलब ये B कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं हो सकता है, नहीं तो ये बड़े 5 डिजिट के नंबर देने लगेगा। इसका मतलब B कोई छोटा नंबर है। अब छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 हो नहीं सकता, 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गया। तो अपन ट्राई मारते हैं 1 पे। तो यदि मैं B को 1 लेके देखता हूँ क्या ऐसा पॉसिबल बनता है, तो यहाँ भी मेरा क्या आएगा? B 1। चलिए अब 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कैरी ओवर वाला 3 जोड़े तो यहाँ पर 1 आता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर ये अपन कैरी ओवर 3 जोड़े हैं तो मेरा यूनिट डिजिट 1 आ जाए? ऐसा कुछ है क्या? सोच के देखते हैं। 4 2 जा नहीं, 2 तो पहले ही ले लिया, 1 पहले ही ले चुके हैं। 4 4 जा 16 प्लस 3 19 का 9 आता, 1 नहीं आ रहा है, 5 में नहीं आ रहा है, 6 में, यहाँ 7 आएगा, 7 में आ रहा है। 4 7 जा 28 प्लस 3 31 का 1, बिल्कुल ये बैठ रहा है। तो C को 7 लेके देख लो, ये मेरा 7 हो गया। 4 7 जा 28 प्लस 3 31 का 1 कैरी ओवर 3, और ये 4 1 जा 4 प्लस 3 कैरी ओवर वाला फिर मेरा ये 7 हो गया। तो ये मेरा पूरा ही क्वेश्चन सेट हो गया।
द आंसर इज 2178। ये एक ऐसा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा आ जाएगा 8712। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही फ़ायदा है कि आपका जो मेंटल लेवल है वो इंक्रीज होता है, वैल्यू एडिशन होता चला जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब बना लेंगे। एग्जैक्टली वही का वही क्वेश्चन आपको आ जाए ऐसे चांसेस बहुत कम रहते हैं कैट और IPM जैसे एग्जाम्स में। एवरी टाइम एवरी ईयर दे प्रिपेयर न्यू क्वेश्चन, राइट? वी फील वी आर स्मार्ट देन दे आर मोर स्मार्टर देन अस। Yes, please. Next question. A 2-digit number, sorry, a 4-digit number have a property that if we take any consecutive pair then we get perfect square number. Then we get perfect square number. Find the sum of all such numbers. एक 4-डिजिट नंबर है जिसकी ये खास बात ये है कि उसमें कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर डिजिट में लेता हूँ तो उससे जो नंबर बनता है दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ट्राई मार के देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर पॉसिबल है। सपोज मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, तो 1 के साथ अपन क्या नंबर लगा दें यहाँ की परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? 1 6। 1 की लाइन में तो यही आता है 6। 1 1 होता नहीं है स्क्वायर, 1 2 नहीं होता, 1 3 नहीं होता, 1 6। अब 6 की लाइन में कौन होता है? 4, 64, अगेन परफेक्ट स्क्वायर। 4 की लाइन में कौन होता है? 9। तो ये मेरा एक आंसर बन गया। ऐसे कितने नंबर है वो भी बनाने हैं और फिर उनका सम भी पूछा है, सम करना है। ठीक है, 2 लेके देखें। यहाँ पे 2 लिखना मत, पहले ट्राई मारो हो रहा है क्या, अपन रफ में कर लेते हैं फिर देखते हैं। 2 लिखते हैं, 2 के बाद 5 होता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 5 की लाइन में कोई है? नहीं, कोई नहीं है, तो ये फेल हो गया। आगे ही मत बढ़ो। 3 लेके देखते हैं। 3 में तो शायद हो जाएगा। 3 6, 6 का 4, फिर ये 9 वापस से हो गया। 4 लेके देखते हैं। 4 की लाइन में 9 है, लेकिन 9 की लाइन में कोई नहीं है, फेल हो गया। 5 लेके देखते हैं। 5 की लाइन में कोई नहीं है। 6 लेके देखते हैं। 6 की लाइन में 4 है, 4 की लाइन में 9 है, पर 9 की लाइन में कोई नहीं है, फेल हो गया। 7 की लाइन में तो कोई नहीं है आगे। 8 की लाइन में 1 है, 1 की लाइन में फिर 6 है और 6 की लाइन में फिर 4 है। और 9 लेके देखते हैं। 9 की लाइन में कोई नहीं है, फेल हो गया। बस ये 3 ही बनेंगे। सारे चेक भी हो गए, सबका सम पूछा है। 9 + 9 18 + 4 22, कैरी 2 + 4 6 + 4 10 + 6 16, 16 1 + 6 7 + 6 13 14 4, कैरी ओवर 1 2 3 5 8 13। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। There are 100 switches on a switchboard. And there are 100 students. All switches are in off position. First student changes position of all. Second student changes multiple of 2, and so on. At the end, all switches. At the end, how many switches? 1
shows on position. पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. देयर आर 100 स्विचेज. किसी स्विच बोर्ड पे 100 स्विच, 1 2 3 4 5 ऐसे 100 स्विचेज हैं और 100 स्टूडेंट्स है. पहला स्टूडेंट क्या करता जाता है और हर स्विच सारे स्विच की पोजीशन बदल देता है. यानी इनिशियली वो ऑफ पोजीशन में तो वो सबको ऑन करके आ जाता है. फिर सेकंड स्टूडेंट जाता है, वो 2 के मल्टीपल को डिस्टर्ब करता है, उनकी पोजीशन चेंज करता है, 2 4 6 8 ऐसे. थर्ड वाला 3 के मल्टीपल को चेंज करता है, फोर्थ वाला 4 के मल्टीपल को, एंड सो ऑन. सारे 100 बच्चे ये चेंजेस करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे, यानी ये सब होने के बाद कितने स्विच ऐसे होंगे जो ऑन पोजीशन दिखाएंगे? दिस इज माय क्वेश्चन. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा स्विच नहीं लेकर के पहले सिर्फ इतने से स्विच ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5. शायद इससे मुझे आइडिया लग जाए. अब जो पहला बच्चा है वो क्या करता है, सारे स्विचेस की पोजीशन चेंज करता है. तो उसने इसको ऑन करा होएगा. ऑन का मतलब टिक लगा देता हूँ मैं. सारे शुरू में तो ऑफ ही थे. तो पहले बच्चे ने सबका पोजीशन चेंज करा. दूसरे बच्चे ने 2 के मल्टीपल को चेंज करा, तो ये 2 का मल्टीपल ये, तो इसने इसको ऑफ कर दिया होगा क्योंकि पहले से ऑन था. फिर ये 2 का मल्टीपल है तो इसको ऑफ कर दिया होगा. दैट्स इट. तीसरे बच्चे ने 3 के मल्टीपल को डिस्टर्ब किया तो उसने इसे ऑफ कर दिया होगा. चौथे बच्चे ने 4 के मल्टीपल को डिस्टर्ब किया तो इसको ऑन कर दिया होगा. पांचवें बच्चे ने 5 वाले मल्टीपल को डिस्टर्ब किया तो इसको ऑफ हो गया होगा. इज दैट क्लियर? अब देखो कौन कौन से स्विच ऑन पोजीशन दिखा रहे हैं. 1 ऑन पोजीशन दिखा रहा है और ये तो ऑफ दिखा रहा है, ये भी ऑफ दिखा रहा है. अब ये 4 वाला ऑन पोजीशन दिखा रहा है. क्यों गाइज, ये 2 ही क्यों? क्या खास बात है इन नंबर में जो ये ऑन पोजीशन दिखा रहे हैं? 1 और 4. 1 का एक ही फैक्टर होता है 1 और 2 के 3 फैक्टर होते हैं 1 2 4 3. इसलिए स्विच को 3 बार डिस्टर्ब किया गया. 1 वाले ने भी करा, 2 वाले ने भी किया, 4 वाले ने भी किया. और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किसी स्विच को डिस्टर्ब करोगे तो वो ऑन पे ही एंड होएगा. पहली बार में ऑन, दूसरी बार में ऑफ, तीसरे में फिर ऑन, चौथे में ऑफ, फिर 5वें में ऑन. यानी जिस नंबर के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है वही तो ऑन पोजीशन पे एंड होएगा. और ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही तो होते हैं. तो ये 1 और 4 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं. इसी तरह से यदि मैं 100 तक लिख लेता तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन आते? 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 25, देन 36, देन 49, ऐसे करते करते 81, देन 100. तो यानी ये 10 है, काउंट करके देख लेना. 10 ही तो होंगे, 1 से 10 तक के ही तो स्क्वायर हैं. तो 10 स्विचेज होंगे जो ऑन पोजीशन पे एंड होंगे गाइस. इज दैट क्लियर? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था. इसमें मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट था. जिसको ये पता है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के होते हैं वो इजीली मैनेज कर सकता था इसको. ऑल्दो ये रीजनिंग के बुकलेट्स में आता है क्वेश्चन, वो कहीं भी पूछे, दैट इज नॉट एन इशू. Four 400 students are standing in a circle. The person number 400 have a gun, kill 1 and gives gun to 2. And 2 kill 3 and gives gun to 4 and so on. ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस. Who will be the last person to survive? कौन बंदा होगा जो लास्ट सरवाइव कर पाएगा? क्वेश्चन समझ लो. एक सर्कल के अंदर लोग खड़े हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा. लास्ट बंदा 400 है, इसके हाथ में गन है. ये किसको उड़ा देता है? 1 को. गन किसको देता है? 2 को. 2 किसको उड़ा देता है? 3 को. गन किसको देगा? 4 को. फिर ये 5 को उड़ा देगा. गन किसके हाथ में है? 6 के. दिस प्रोसेस गोज ऑन. ये प्रोसेस मेरा चलता रहता है. तो लास्ट में कौन बंदा बचेगा? दैट इज माई क्वेश्चन. अब सबसे पहले तो ये जो पहला राउंड है इसके तो आपको समझ आ ही रहे होंगे. ये इवन नंबर बच रहे हैं 2 4 6.
तो ये मेरे पहले राउंड के बाद बचेंगे 2 4 6। क्या खुद 400 बचेगा? यस, वो भी तो इवन नंबर है। अब ये 400 किसको उड़ाएगा वापस? 2 को। 4 के पास गन आ गई, ये 6 को उड़ाएगा। 8 के पास गन आ गई, ये 10 को उड़ाएगा। यानी अब बचेंगे 4 के मल्टीपल। क्या 400 बचेगा? यस, वो भी तो 4 का ही मल्टीपल है। अब 400 उड़ाएगा 4 को, 8 के पास गन आ गई, वो इसको उड़ाएगा, तब 8 के मल्टीपल बचेंगे। क्या 400 बचेगा? यस, वो भी तो 8 का ही मल्टीपल है। अब 400 उड़ाएगा 8 को, तो 16 उड़ाएगा इसको, तो 16 के मल्टीपल बचे। क्या 400 बचेगा? यस, 16 का मल्टीपल होता है 400। 16 1 जा 16, 16 2 जा 16, 25 जा करोगे तो ये आएगा। अब कितने कम लोग हो गए देखो, आप बड़े इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 25 लोग बचे हैं। अब 16 इंटू 25 होता है 400। अब मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए 16 को 1 लिख देता हूँ। 16 1 जा, मैंने इसको कोड कर दिया एक तरह से। 32 को मैं 2 सिंबल दे रहा हूँ, तो ये मेरा 25 हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट दीज नंबर्स दिस वे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 एंड 25। अभी गन किसके हाथ में है? इसके हाथ में है। यस नो, 400 वाले के हाथ में है। इसने 1 को उड़ाया, गन 2 के हाथ में आ गई, ये 3 गया, एक छोड़ के ये गया, एक छोड़ के ये गया। मैं एक छोड़ के कैंसिल करता जाता हूँ। 21 गया, 23 गया, और गन इसके हाथ में आई तो ये खुद भी गया। फिर गन 2 के हाथ में आई तो 4 गया, 6 के हाथ में आई 8 गया, 10 के हाथ में आई 12 गया, 14 के हाथ में आई 16 गया, 18 के हाथ में आई 20 गया, 22 के हाथ में आई तो 24 गया, फिर 2 के हाथ में आ गई, फिर ये 6 गया, 10 के हाथ में आ गई तो 14 गया, 18 के हाथ में आ गई तो ये 22 ये गया, फिर 2 के हाथ में आ गई तो ये 10 गया, और फिर ये 18 के हाथ में आ गई तो ये 2 भी गया। फाइनली ये 18 बचा। और 18 मतलब कौन? ये तो अपन ने कोडिंग करा था। 18 मतलब 18 इंटू 16, ये सब 16 के मल्टीपल थे। 18 इंटू 16 कितना होता है? 18 6 जा 108 का 8 कैरी 10, ये 28। 288 नंबर का बंदा सरवाइव कर पाएगा, है ना। ये अनबिलीवेबल लगता है स्टार्ट में, तो ऐसा लगता 400 बचेगा, किसी को लगता 1 बचेगा, किसी को लगेगा 399 वाला बंदा बचेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली। मैंने डेटा बदल दिए, कैट के अंदर आ चुका है। राहुल हैज 2 rupees. He can buy 3 toffees in 1 rupee, but by exchange of 3 wrappers he can buy 1 toffee free. How many maximum toffees can he purchase? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हाउ मच मनी ही हैव? 2 rupees. तो 1 rupee में 3 टॉफी आती है। 3 टॉफी इन 1 rupee दिया ना क्वेश्चन में, तो 2 रुपए में टॉफी आ जाएगी 6, तो उसके जो रेपर मिलेंगे वो हो जाएंगे 6 रेपर। अब इन 6 रेपर को फिर उस यूटिलाइज करेगा वो, तो 3 रेपर से 1 टॉफी फ्री मिल रही है, तो 6 रेपर से 2 टॉफी फ्री मिलेगी, तो 2 टॉफी के फिर ये 2 रेपर बच गए। यस नो। अब टॉफियां हो गई उसके पास 8 और रेपर उसके पास हो गए 2। इज दैट क्लियर? तो इसका जो आंसर है थोड़ा सा डिफरेंट और काफ़ी स्ट्रेंज टाइप का, ऐसा लगेगा आपको यार ऐसा होता है क्या,
है ना, बट दिस वॉज कैट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आया था और ऐसा होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिसन केयरफुली। वो 2 रेपर लेके जाएगा शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर को बोलेगा एक टॉफ़ी देना। वो शॉपकीपर उससे एक्सचेंज में 3 रेपर मांगेगा फ्री टॉफ़ी देने के लिए। तो 2 रेपर तो वो दे रहा है और 1 रेपर उसी टॉफ़ी का वो दे देगा जो वो लेने जा रहा है शॉपकीपर से, राइट। तो इस तरह से एक टॉफ़ी उसे और मिल जाएगी। सो दैट इज़ 9 टॉफ़ीज यू कैन बाय यूटिलाइजिंग ऑल रेपर्स, है ना। ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज में। इज दैट क्लियर? तो दिस वाज कैट क्वेश्चन। जब कैट में आया था तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, 10 रुपीज़ है और कितनी टॉफ़ी मैक्सिमम आएगी। तो आंसर वाज 45। आप करके देखना है इसको प्रैक्टिस के लिए, राइट। बाकी सारी स्टोरी सेम है, 1 रुपये की 3 टॉफ़ी है और 3 रेपर पे 1 टॉफ़ी फ्री है। द सेम लैंग्वेज, सेम कॉन्सेप्ट इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक DI जैसा सेट ले लेते हैं। काफ़ी टाइम से ये कुछ LR के क्वेश्चंस अपन ले रहे थे, तो जस्ट फॉर चेंज तो उसकी जो एक स्टोरी है मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। अब देखिए, आपको क्वेश्चन डिक्टेट नहीं करवा रहा हूँ मैं, और वो एग्जाम में भी नहीं करेंगे आप, है ना। डेफिनेटली आप केवल रीड करते जाएंगे और उससे आप टेबुलेट करते जाएंगे चीज़ों को। तो क्वेश्चन की स्टोरी जो है, मैं पहले तो समरी बता देता हूँ मैं पूरी कि क्वेश्चन की समरी ये है कि 3 कंपनी है ABC, उनके कोई बंदा शेयर परचेज करता है 2017 में। उसके बाद उसके रेट यदि ज़्यादा हो जाते हैं शेयर के तो वो सेल करता है, कम होते हैं तो और परचेज करता है। इस तरह की स्टोरी है। 3 साल तक कंटिन्यूसली वो उसका स्टोरी पूरी चलती है, प्राइस, क्वांटिटी, ये वो, इस तरह की स्टोरी है 3 साल की। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के और आपको बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे टेबल बनाना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी की प्रैक्टिस करना है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 ईयर की स्टोरी है। एक तो 2017, 2018 और 2019, ठीक है। क्वेश्चन तो क्या अपन खुद भी बना सकते हैं, पहले एक बार स्टोरी को समझ लो। 3 साल और 3 शेयर है, A कंपनी, B कंपनी और C कंपनी। यहां लिख रहा हूं मैं प्राइस, यहां लिख रहा हूं मैं क्वांटिटी, यहां लिख रहा हूं मैं प्राइस, यहां लिख रहा हूं मैं क्वांटिटी, यहां लिख रहा हूं प्राइस और यहां मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी। मैंने पहले ही बोल दिया कि किस साल कितना प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर। इज दिस क्लियर? अब क्वेश्चन को मैं पढ़ता जाता हूँ, आपको बताता जाता हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को अप्रोच कर रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी ABC इन 2017 वॉज इन द रेशो 6:7:8। 2017 में प्राइस का रेशो दिया, एक्चुअल प्राइस नहीं दिए, तो मैं यहाँ पर प्राइस क्या 2 चीज़ें लिख लेता हूँ। रेशो मेरे को दिया है तो ये रेशो लिख लेता हूँ 6:7:8। कौन सी चीज़ को कहाँ प्लेस करना, कैसे यूटिलाइज करना, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो प्राइस का रेशो इन तीनों कंपनी के शेयर्स का, ये शेयर्स है तीनों कंपनी, A कंपनी, B कंपनी और C कंपनी, प्राइस का रेशो दिया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है, मिस्टर शर्मा परचेज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इन 2017 इन द रेशो 3:4:5। कितने कितने परचेज करे ये भी नहीं दिया है, बट उसका भी रेशो दिया है, क्वांटिटी का रेशो। ठीक है भाई, तो ये भी लिख लेते हैं 3:4:5। एक्चुअल्स नहीं पता, मैंने रेशो लिख दिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इफ द प्राइस ऑफ एनी शेयर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय एटलीस्ट 20%, देन ही सेल ऑब्लिक परचेज 50% ऑफ व्हाट ही हैव रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि यदि प्राइस 20% इंक्रीज हो जाता है तो 50% शेयर सेल करेगा, और वही प्राइस यदि 20% कम से कम मिनिमम डिक्रीज हो जाता है तो 50% बाय करेगा। ये भी कई लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि प्राइस बढ़ जाए तो सेल कर दो आधा, प्राइस कम हो जाए तो आधा और खरीद लो जितना है उसका। इज दैट क्लियर? तो ये एग्जैक्ट 50% क्वेश्चन में दिया, इतने बाय करेगा, इतने सेल करेगा। तो अभी तो मेरी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली,
अभी मैं क्या करूँ, इसको कुछ लिख नहीं सकता आगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, द प्राइस ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय 66.66% इन 2018, सो ही सोल्ड 150 शेयर्स इन ₹75,000। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए कंपनी के शेयर का प्राइस 66.66% इंक्रीज हो गया, इसलिए उसने शेयर बेचे कितने, 150। अब ये चीज़ मेरे इंपॉर्टेंट है, मेरे काम की है। उसने 150 ही क्यों बेचे प्राइस इंक्रीज होने पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि 50% बेचना है। इसका मतलब उसके पास पहले कितने रहे होंगे, 50% बेचे। 50% यदि 150 है तो पिछले साल उसके पास इसका मतलब 300 खरीदे होंगे, तो ये मुझे पता चल गया पिछले साल उसने 300 परचेज करे। इसका मतलब 2017 में यहाँ मेरा 300 आएगा। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, प्राइस कितना परसेंट बढ़ा, 66.66%। तो उसने 150 शेयर कितने रुपए में बेचे, ये भी दिया क्वेश्चन में, 75,000 में। तो 75,000 में उसने बेचे 150, तो डिवाइड करने से मुझे पता चल जाएगा एक कितने में बेचा। तो ये फिर 0 से 0 कैंसिल, 15 5 जा 75, यानी 500 रुपीज़ में एक शेयर उसने बेचा। इसका मतलब ये 2018 में शेयर की प्राइस थी 500। इज दैट क्लियर। और वो 500 कितना परसेंट इंक्रीज होकर आया, 66.66%। 66.66% होता है 2/3। 2/3 इंक्रीज होने का मतलब ये कि जो चीज़ 3 थी वो इंक्रीज हुई 2, यानी 3 इंक्रीज होगी 2, तो यानी जो 3 थी वो चीज़ 5 हो गई, यस नो। और जो 5 है वो मेरा 500 है, तो जो 3 है वो कितना हो जाएगा, मेरा 300 हो जाएगा। तो इससे मेरे को पिछले साल का प्राइस भी पता चल गया, यस नो गाइज, इज दैट क्लियर। अब इस चीज़ को जो कई बच्चे ऐसा करते हैं पूरा सिस्टमेटिक, कि सपोज करो पहले प्राइस X था, फिर 66.66% एंड 2/3 बढ़ के आया 500, तो फिर वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5x/3 = 500, फिर 5 से कैंसिल हुआ तो 100x = 300। तो गाइज इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। तो मुझे पिछला प्राइस मिल गया 300, तो मेरे को यहाँ लिखना चाहिए 300, यस नो। चलिए अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो 6 है वो 300 है, कितना टाइम से, 50 टाइम्स, तो ये भी 50 टाइम्स होना चाहिए। तो ये मेरा बनेगा 350, ये मेरा बन जाएगा 400। यहाँ पर गाइज ये जो 3 है वो 300 है, तो जो 4 है वो कितना बन जाएगा मेरा 400, और जो 5 है वो कितना बन जाएगा गाइज 500 बन जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब ये जो 2018 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तो एक ही पता मेरे को, इसका प्राइस ए कंपनी वाले का 500 है। चलिए और आगे पढ़ते हैं, और क्या क्या दिया क्वेश्चन में, लेट अस सी। Shares of B purchased in 2017 are sold in 2019 only by making 28.56% प्रॉफिट। B के जो शेयर खरीदे थे वो 2017 में जो खरीदे थे वो 2019 में बेचे, और कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, 28.56% प्रॉफिट कमाया। इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता चल जाएगा 2019 में प्राइस क्या रही होगी, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। अच्छा, बी कंपनी के शेयर की प्राइस कितनी थी, 350 थी, तो 350 थी और उसमें प्रॉफिट हुआ 28.56%, तो 28.56% मेरा होता है 1/7 का डबल, दैट इज़ 2/7। तो इसका मैं 2/7 करके देखता हूँ, तो ये 7 5 जा 35, यानी इसमें 100 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब जो 350 था वो प्राइस यहाँ जा कर के कहाँ पहुँच गया, 450 पहुँच गया। इज़ दैट क्लियर। तो मेरा जो एक्चुअल प्राइस है वो 450 हो गया बी कंपनी का। तो ये बी के नीचे ही लिखा मैंने इसको। इज़ दैट ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, the price of shares of B in 2019 was 50% more than the price of 2018। ओके, मतलब ये जो 2019 में B कंपनी के शेयर का प्राइस है वो 2018 के प्राइस से कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा का मतलब होता है 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। किसका 1.5 टाइम्स 450 होता है, या तो आप सीधे सीधे कर लो, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 50% ज़्यादा का मतलब 100 का 150 हो गया, यानी 2 का 3, और जो 3 है वो 450 है, तो जो 2 है वो 300 हो जाएगा, 150 टाइम्स, यस नो। तो बहुत सिंपल सा आप इसको लॉजिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्राइस मेरे को इसका मिल गया 300 बी कंपनी का 2018 का। आई होप दैट इज़ क्लियर। चलिए
मोर ओवर क्वेश्चन में ये भी दिया, द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एबीसी इन 2019 आर 8, 9, 10। तो प्राइस का रेशो 2019 में इन शेयर्स का है 8, 9, 10। तो ये मेरा 8 है, ये मेरा 9 है, ये मेरा 10 है। इज दैट क्लियर? और जो 9 है वो 450 है, यानी कि 50 टाइम्स है। तो गाइज ये 50 टाइम्स करूँगा तो ये मेरा 400 आ जाएगा, और ये मैं 50 टाइम्स करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो ये भी मुझे पता चल गया। अब क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन और दी है, हैड ही थॉट हैड द प्राइस ऑफ सी इन 2018 was at least 9.09% more, then he could be able to sell 50% shares of that company, right? तो यहाँ पर ये दिया है कि सी का प्राइस 2018 में जितना अभी है उससे 9.09% ज़्यादा होता तो वो 50% शेयर बेच पाता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जितना प्राइस है वो तो नहीं पता, एक्स मान ले, प्लस उसका कितना परसेंट, 9.09% होता 1/11 टाइम्स एक्स। यस नो? यदि इतना प्राइस होता तो वो कितने बेच पाता, 50% बेच पाता। लेकिन 50% बेचने की अपनी कंडीशन ये रहती कि ये जो प्राइस पुराना है ये कितना होना चाहिए इंक्रीज, 20%। तो 400 को 20% में बढ़ाता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, 480। इसका मतलब यदि 480 होता उसका प्राइस तो वो बेच पाता, लेकिन वो बेच नहीं पा रहा। यही तो सोच रहा है कि काश इतना % ज़्यादा होता, तो इससे मुझे एक्स पता लग जाएगा कितना होता। इस काम को और जल्दी करना हो तो 9.09% होता 1/11, यानी 11 पे 1। तो जो 11 प्राइस है वो 12 होता, और जो होता वो 480 है। कितना टाइम्स है, 40 टाइम्स। तो ये 40 टाइम्स मेरा हो गया 440। यस नो? तो इससे मुझे पता चल गया कि ये जो प्राइस है इसका कितना है, 440 है सी का। इज दैट क्लियर? तो ये 440 इसका प्राइस हो गया, ये पता चल गया। इज दैट क्लियर? चलिए, और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनाने वाला इसके अंदर बना सकता है। पहला क्वेश्चन है मेरा कि ये जो 2018 में जो प्राइस है उनका रेशो क्या है। तब ये 500, 300 और 440 इन प्राइस का रेशो निकालना। तो ये 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 50, 30, 44। और कैंसिल करो तो ये मेरा बनेगा 25, देन 15, देन 22। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो। इज दैट क्लियर? ये बन सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करी। वो क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि ये कंपनी के प्राइस ये साल में कितना था, ये कंपनी का प्राइस ये साल में कितना था, क्वांटिटी कितनी थी, कितनी परचेज करी, कितनी सेल करी। इवन ये भी पूछा जा सकता है कि एक कंपनी के शेयर एंड में कितने बचे होंगे। अब आप ऐसा सोचो कि यहाँ पर परचेज कितने करे थे, 300, ये वाला प्राइस था 300। अगले साल प्राइस कितना हो गया, 500। तो सेल कितने करे, 150। तो 150 क्वांटिटी यहाँ पर गई, तो यहाँ पर बची कितनी, 150। अब फिर ये प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, 20% कम हो गया। तो फिर 150 जो बचे उसका आधा और परचेस करा होगा, तो वो आधा और परचेस करा होगा तो 75 और परचेस करा होगा। तो 150 + 75 एट द एंड ऑफ द डे कितना बचा होगा, 225 उसके पास रहा होगा। ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से जो बी कंपनी है, बी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उसके पास 400 उसने परचेस करे थे। अच्छा, बी कंपनी का तो सेकंड ईयर में उसने कुछ बोला ही नहीं, और वैसे भी प्राइस के हिसाब से देखो तो कुछ हो नहीं रहा है। उसने बी कंपनी के शेयर केवल 2019 में सेल करे 50%। इज दैट क्लियर? तो 400 में से 200 गए तो फाइनली कितने बचे, 200 बचे इसके पास। यस नो? और जो सी कंपनी के शेयर से वो कितने थे, 500 थे। 500 थे और सी कंपनी के शेयर यहाँ तो वो सोचता ही रह गया, बेच ही नहीं पाया, उतना प्राइस हुआ ही नहीं। यहाँ प्राइस 440 था और यहाँ प्राइस हुआ इसका 500। यस नो? तो ये भी 20% राइज नहीं हो रहा है, तो यानी यहाँ भी कुछ नहीं कर पाया। मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसके पास सी के तो 500 शेयर्स ही रहे होंगे। और यदि ये पूछा जाए तीनों कंपनियों के मिलाकर के कितने शेयर उसके पास एट द एंड ऑफ द डे थे, तो भी आंसर आ जाएगा 500 + 2 700 + 2 925। गाइज, योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड एंड यू आल्सो कैन मेक अ क्वेश्चन लाइक मी। ये क्वेश्चन जैसे मैंने बनाया, यू वॉन्ट फाइंड दिस क्वेश्चन इन एनी बुकलेट, एनी मटेरियल। दिस इज न्यू क्वेश्चन एंड एवरी टाइम यू विल फाइंड ए न्यू क्वेश्चन इन एग्जाम्स। इज दैट क्लियर? तो प्लीज़ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उसकी प्रैक्टिस करिएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक गेट टुगेदर होता है और उस गेट टुगेदर के अंदर टोटल 5 कपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कोई गेस्ट नहीं, कोई होस्ट नहीं है, समझ लो कॉन्ट्री पार्टी इस तरह की। अब एट द एंड ऑफ द पार्टी एक बंदा उसमें से, जिसका नाम है मिस्टर शर्मा, वो क्वेश्चन करता है सबसे, हाउ मेनी टाइम्स यू शुक हैंड, कितनी बार आप सबने हाथ मिलाए। इस पार्टी में ऐसा नहीं कि सब लोग सबसे हाथ मिलाएंगे, ठीक है, किसी से हाथ मिलाया नहीं मिलाया, एवरीबडी गेव डिफरेंट आंसर। तो एक तो मेन की पॉइंट इसका है कि एवरीबडी गेव डिफरेंट आंसर। और दूसरा पॉइंट ये दिया है कि नोबडी विल शेक हैंड, नोबडी शेक हैंड विद स्पाउस, कोई भी अपने स्पाउस से हाथ नहीं मिलाएगा। किसी दूसरे के स्पाउस से हाथ मिला सकता है, अपने स्पाउस से हाथ नहीं मिलाएगा, राइट। तो मिस्टर शर्मा ने ये क्वेश्चन जब करा तो सबके आंसर अलग अलग आए। ये 2 ही पॉइंट मैंने रखे आपके सामने, एवरीबडी गेव डिफरेंट आंसर पहला पॉइंट, और नोबडी शेक हैंड विद स्पाउस। क्वेश्चन ये है कि मिसेस शर्मा ने कितने लोगों से हाथ मिलाया, मिसेस शर्मा ने कितने लोगों से हाथ मिलाया, दिस इज माय क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए, मैं 4 कपल के नाम लिख देता हूं यहां पर, A1, A2, A3, A4, और ये तो ऑलरेडी है ही मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा, यस नो। तो ये पहले समझने का ट्राई करो आप, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया कि सबने अलग अलग नंबर, सबके अलग अलग आंसर आया, सबसे पूछा आपने कितने लोगों से हाथ मिलाया, एंड दिस इज द पर्सन हु इज आस्किंग फ्रॉम अदर्स, मिस्टर शर्मा। अच्छा ये बताओ, कोई भी बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों से हाथ मिला सकता है? 5 कपल थे, 10 लोग तो पार्टी में ही थे, खुद के स्पाउस से हाथ मिलाना नहीं है, तो बचे कितने? 8। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने 8 बार हाथ मिलाया होगा, या किसी ने 7, 6, किसी का आंसर 5 आया होगा, 4 आया होगा, 3 आया होगा, 2 आया होगा, 1। ये तो 8 ही आंसर हुए, लेकिन इस बंदे ने तो 9 लोगों से पूछा। 10 लोग पार्टी में थे, इसको खुद के अलावा सब 9 से पूछा, तो 9 आंसर आए। तो इसका मतलब 9th आंसर क्या हो सकता है? फिर वो 0 ही होगा। इसका मतलब कोई ऐसा भी है जिसने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। यस नो, लॉजिक समझ आया? चलिए अब अपन जस्ट एक हिट एंड ट्रायल वाला काम करते हैं। अपन ट्राई मार के देखते हैं कि सपोज करिए 8 बार किसी बंदे ने हाथ मिलाया, वो कौन हो सकता है? सपोज करिए वो बंदा है ये, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अपन इसके खाने में 8 टिक मार्क लगा देते हैं। इसने 8 बार हाथ मिलाया, तो वो 8 कौन लोग होंगे अपन ये भी काउंट कर लेते हैं। इसकी वाइफ से तो मिलाएगा नहीं हाथ, तो एक ये होगा, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये पूछने वाला। यदि 8 केस इसका है तो फिर 0 वाला कौन होगा? इन सबका तो एक एक तो हो ही गया वैसे भी, तो ये सब तो हो नहीं सकते 0 वाले, खुद हो नहीं सकता, तो इसी की वाइफ बची। यस नो, इसका मतलब मिस्टर A1 यदि यहाँ है 8 बार हाथ मिलाता है, तो जो मिसेज A1 है वो 0 बार हाथ मिलाएगी। यस नो। अब कोई तो है जिसने 7 बार हाथ मिलाया है, मैं मान लेता हूँ ये A2 है, तो इसका एक तो हो ही गया, 6 और कर देता हूँ टिक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब वो 6 कौन हो सकते हैं? और इसकी वाइफ तो हो नहीं सकती, ये 2 हो नहीं सकते, ये 8 फिक्स हो गया, इसका 0 फिक्स हो गया, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यदि मिस्टर A2 ने 7 बार हाथ मिलाया, तो ये 1 बार हाथ मिलाने वाला बंदा इसी की वाइफ हो सकती, क्योंकि 2-2 तो इनके सबके हो गए, एक ही यही बचा है। ये 0 ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसने किसी से भी हाथ नहीं मिलाया। तो मिसेज, ये मिस्टर A2 है, ये मिसेज A2 है। लॉजिक ये है कि मिस्टर 8 बार हाथ मिलाता है तो मिसेज 0 बार। फंडा ये है,
मिस्टर 8 7 बार मिलाते हैं तो ये 1 बार। ये डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है क्वेश्चन। ये 6 बार हाथ मिलाते हैं तो ये 2 बार, ये 5 बार है तो ये 1 बार, और ये 4 बचा ही किसका आप, है ना। ये यहाँ पर मान लो मैं 7 लेता हूँ, 8 लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं 8 लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा आता है 0, यस नो। यहाँ पर मैं 8 ले रहा हूँ तो यहाँ पे 0 आ रहा है। ये 7 बार हाथ मिलाता है तो ये 1 बार। ये मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ 2 आ रहा है। यहाँ 5 ले रहा हूँ मैं तो यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ 4 लेता हूँ तो यहाँ 4 आएगा। इज दैट क्लियर? तो जब इस बंदे ने पूछा होगा सबसे, तो सबके अलग अलग आंसर आए, क्योंकि 2 जगह 4 है और ये खुद तो पूछने वाला 4 वाला है ना ये, तो इसकी वाइफ ने 4 लोगों से हाथ मिलाया होगा। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन अभी भी समझ नहीं आया होगा, उनको ये लग रहा होगा अभी तक कि सर ने 8 यहीं से क्यों स्टार्ट किया। चलिए अपन ऐसा सोच के देख लेते हैं कि 8 अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यदि मैं यहाँ 8 लेता तो यहाँ 0 आ जाता, या फिर यहाँ 8 लेता मिसेस का तो यहाँ 0 आ जाता, तो वो 2 4 ऊपर कहीं आते। और जब ये क्वेश्चन पूछता तो वो 2 4 आंसर देते अलग अलग। क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 के अलग अलग आंसर नहीं है, तो वो चीज़ गलत हो जाती। तो ये चीज़ सही हो ही तभी सकती है जब ये दोनों 4 हों। बाकी ऊपर के भले ही आप ऊपर नीचे करते रहो, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। दिस वाज कैट क्वेश्चन, और कैट क्वेश्चन में इस तरह से इसको रीजनिंग के क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया। एक और लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फिर वाइंड अप करूँगा। यस गाइस, बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। यस गाइस, 5 फ्रेंड्स हैं, तो वो एक होटल जाते हैं पार्टी करने, और उनके नाम में एक बार लिख देता हूँ। दैट फर्स्ट पर्सन इज अविनाश, देन द सेकंड वन इज विजय, आलोक, राजीव, आलोक के बाद विवेक, देन राजीव। अविनाश, विजय, आलोक, विवेक एंड राजीव, दे आर गोइंग टू होटल। अब वो 2 चीज़ें ऑर्डर करते हैं, एक तो सूप और एक आइसक्रीम। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, वो आप समझते जाना। पांच बंदे हैं और 5 तरह के सूप हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, और 5 तरह के ये लोग आइसक्रीम भी ऑर्डर करते हैं। तो मैं एक टेबल और यहाँ बना लेता हूँ। अविनाश, विजय, फर्स्ट नेम लिख देता हूँ मैं, आलोक, विवेक, राजीव। ये वी 2 जगह आ रहा है, ये विजय है, डू रिमेंबर, और ये वी वाला विवेक है। क्लियर? चलिए, नो, अब मैं जो नेम ऑफ सूप से वो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन से। डिफरेंट सूप से टोमेटो, तो यहाँ टी लिख देता हूँ मैं। चिकन, देन वेज सूप, कॉर्न एंड मटन। वेज का वी लिख देता हूँ, कॉर्न, और मटन का एम लिख देता हूँ। सी 2 जगह, तो चिकन मटन मैंने क्लियर लिख दिया। द सिमिलरली आइसक्रीम्स के जो नाम है वो भी लिख देता हूँ मैं। आफ्टर लंच दे ऑर्डर डिफरेंट आइसक्रीम्स, दैट इज मैंगो का मैं एम लिख देता हूँ, पिस्ता का पी लिख देता हूँ, वेनिला, टूटी फ्रूटी एंड कसाटा सी। इज दैट क्लियर? तो जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो फटाफट टेबल्स वगैरह बनाया करो, उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा बजाय कि टेक्स्ट फॉर्म में लिखने के। कुछ भी नहीं लिखना, ऐसे टेबल बना करके टिक मार्क लगाते जाओ, फटाफट आंसर आते जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कि कैसे उसको बनाना था। क्वेश्चन में दिया अविनाश ऑर्डर्ड फॉर वेज सूप एंड मैंगो आइसक्रीम। अविनाश ने वेज सूप ऑर्डर किया,
यहाँ टिक मार्क लगा दो। अच्छा एक चीज़ और, जैसे ही आप टिक मार्क लगाते हो बाकी जगह क्रॉस लगा दो, यानी इसने अविनाश ने और कोई सूप ऑर्डर नहीं किया होगा और ये सूप भी किसी और ने ऑर्डर नहीं किया होगा, तो ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों जगह क्रॉस लगा दिया करो। और साथ में दिया मैंगो आइसक्रीम। अब अविनाश ने मैंगो आइसक्रीम, तो यहाँ टिक मार्क लगा दो, और यहाँ टिक मार्क लगेगा तो ये मेरे तुरंत क्रॉस लगा दिया करो, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, विवेक डिडंट ऑर्डर्ड मटन शॉप। विवेक ने मटन शॉप ऑर्डर नहीं करा, विवेक ने मटन सूप ऑर्डर नहीं करा, तो ये मटन वाले में क्रॉस आ जाएगा विवेक का। यस नो? बट ऑर्डर्ड वेनिला आइसक्रीम, तो विवेक का जो आइसक्रीम है वो है वेनिला, तो ये यहाँ टिक मार्क आ जाएगा। और जहाँ टिक मार्क आएगा वहाँ पर फिर ये ऐसे क्रॉस ऊपर नीचे दोनों तरफ आ जाएगी। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, विजय इज वेजिटेरियन हु ऑर्डर्ड टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। अब विजय वेजिटेरियन है और उसने टूटी फ्रूटी आइसक्रीम ऑर्डर करी, तो विजय की जो आइसक्रीम है वो ये वाली है। यहाँ टिक लगा दूँ तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ क्रॉस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा विजय वेजिटेरियन है, तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे समझ आती है कि विजय जो सूप ऑर्डर करेगा वो चिकन नहीं हो सकता और वो मटन नहीं हो सकता, इतना तो मुझे पता चल ही गया। एनीवे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु ऑर्डर्ड कॉर्न सूप आल्सो ऑर्डर्ड पिस्ता आइसक्रीम व्हाइल राजीव ऑर्डर्ड कसाटा आइसक्रीम। अब ये पूरा सेंटेंस में जो लास्ट वाला पार्ट पहले मैं उसको ले रहा हूँ, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है कि राजीव ने क्या ऑर्डर किया, कसाटा आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के अंदर कसाटा में यहाँ टिक मार्क लगाऊंगा तो यहाँ मेरा क्रॉस आ जाएगा, और यहाँ टिक मार्क है तो यहाँ मेरा क्रॉस आ जाएगा, और ये सब जगह क्रॉस है, एक ही जगह खाली पड़ी है तो ये इसका टिक आ जाएगा और ये टिक आ जाएगा। इसका तो सारा पता चल गया, यानी आइसक्रीम का तो पूरा ही पता चल गया किस बंदे ने कौन सा ऑर्डर किया। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो मैंने यूज नहीं करी, द पर्सन हु ऑर्डर्ड कॉर्न सूप आल्सो ऑर्डर्ड पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता आइसक्रीम और कॉर्न सूप दोनों ऑर्डर करने वाला बंदा एक ही है। अब पिस्ता आइसक्रीम किसने ऑर्डर करा? इसने। कौन? आलोक ने। इसका मतलब आलोक ने यहाँ पर कॉर्न सूप ऑर्डर करा, तो ये मेरा क्रॉस आ गया, 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 ये मेरा क्रॉस आ गया। मैं स्लो स्पीड में आपको समझा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तो बहुत तेज स्पीड से आप कर सकते हैं, मुझे यहाँ समझाना भी है आपको। इज दैट क्लियर? चलिए अब ये विजय के खाने में एक ही खाली पड़ा है, तो ये टिक मार्क आ जाएगा, तो यहाँ सब जगह मेरे क्रॉस आ जाएंगे। अब ये सारे क्रॉस है तो ये टिक मार्क यहाँ आ जाएगा, तो ये मेरा क्रॉस आ जाएगा, सारे क्रॉस है तो यहाँ टिक मार्क आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये सबका पता चल गया कि किसने कौन सा सूप ऑर्डर करा, कौन सा आइसक्रीम ऑर्डर करा। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो गाइज इन सबको सॉल्व करते जाइएगा, है ना। अब थोड़ा सा टफ टाइम में हम लोग अभी निकले हैं, और कईयों को लग रहा होगा दे आर मिसिंग देयर कॉलेजेस, स्कूल्स एट्सेट्रा, राइट। तो एनीवे आप ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, यू कैन बेस्ट यूटिलाइज इट, है ना। इसको एज ए अपॉर्चुनिटी आपको लेना चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड ट्राई योर बेस्ट, गिव योर 200%, 100% डू नॉट वर्क। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको एक से एक अच्छे वीडियोस मिलते रहें और आप अपना वैल्यू एडिशन करते रहें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।